स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल पर। विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का। आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का आज मेरा दूसरा अध्याय है। यानी पॉलिटिकल साइंस का आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, व्यवहार एवं सिद्धांत। यह शायद आपकी किताब का नाम है, भारतीय सिद्धांत एवं व्यवहार। तो इसका हम आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय था संविधान, इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। 2 क्वेश्चन बचे थे, उसको मैं इस चैप्टर के साथ साथ कवर कर दूंगा। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकार का पहला पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और हाँ, वीडियो पूरा देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप सभी हमारी दी गई जानकारी को समझ पाएं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए थे। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन यह था कि संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है, या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, या संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में हमें संविधान का सब कुछ पता चलता है। हम उतना बड़ा संविधान थोड़ी पढ़ने जाएंगे, हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उससे हमारे संविधान में क्या क्या है, हमारा संविधान कैसा है, वो सब कुछ पता लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे कुछ ऐसे चीज हैं जो दूसरे संविधान से लिए गए थे, जैसे मौलिक अधिकार। तो अगर बात आती है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। अच्छा, मौलिक कर्तव्य, अगर मौलिक कर्तव्य की बात आती है तो वो लिया गया है सोवियत संघ से। और आता है कि किसी भी चीज में संशोधन की प्रक्रिया, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और बात आती है कि नीति निर्देशक तत्व, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और समता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का अधिकार, बंधुत्व, तो ये लिया गया है हमारे फ्रांस के संविधान से। ओके, तो और सर्वाधिक मत की प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ये सब जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये 2 क्वेश्चन। अब आगे हम बढ़ते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। तो टॉपिक है मौलिक अधिकार। देखिए, अब हमें अपने आप को कुछ बनाना होगा, कुछ करना है, तो हमारे लिए अधिकार जरूरी होते हैं। ओके, अगर हमें कहीं आना है, जाना है, तो भी हमारे लिए अधिकार है कि हमारा अधिकार है, भाई हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमें कुछ बोलना है तो भी अधिकार है, हमें अपना विकास करना है तो भी अधिकार है, हमें कुछ कार्य करना है तो भी अधिकार है, हमें कहीं किसी भी पद पे उठना है या प्रतिनिधित्व करना है किसी चीज का तो भी अधिकार है। अब उदाहरण के लिए आप प्रधानी पद पे कार्य करना चाह रहे हैं, तो और आप चाह रहे हैं कि हम कार्य करें, लेकिन आपको खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, तो वह आपका अधिकार है ना। समाज में समान रूप से सबका अधिकार है कि सभी को समानता का अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार मिले, जो भी आपके अधिकार हैं वो अधिकार मिलेंगे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। सबसे पहले यही बात आती है कि मौलिक अधिकार क्या होता है और क्यों जरूरी है। तो देखिए, एक ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से, एक ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, यानी खुद का अपना व्यक्तित्व होता है, जैसे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब व्यक्तित्व होता है आपका। ठीक है, आपकी भाषा शैली कैसी है, यह आपका अपना व्यक्तित्व है। तो एक ऐसा अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो अधिकार का एक ऐसा क्षेत्र जो व्यक्ति का अपना विकास करे और व्यक्ति के हित में हो, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो मौलिक अधिकार हमें क्यों जरूरी होते हैं, तो वही बात होती है कि हमें रोड पर चलने के लिए रोड लाइट की क्यों जरूरत होती है, तो हमें अपना विकास करना होगा तो भी मौलिक अधिकार की जरूरत होगी। अगर हमें किसी भी पद पे कार्यरत होना है तो भी मौलिक अधिकार की जरूरत होगी। तो आप इस
समाज में चाहे जो कुछ भी करना चाहे, लेकिन आपके लिए मौलिक अधिकार होना जरूरी है। तो अच्छा, मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं? तो मौलिक अधिकार वैसे 7 प्रकार के थे, लेकिन जो हमारा एक संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है। अच्छा, तो मौलिक, पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का उल्लेख। देखो, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो संविधान के तीसरे भाग यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बना था तब लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसे हम जब चाहे तब बदल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे बदलना बहुत ही नामुमकिन है। संशोधन के दौरान भी इसे तब बदला जा सकता है जब उसके समर्थन में बहुमत ज्यादा से ज्यादा हो, तब बदल पाएंगे। नहीं तो आप चाहेंगे कि संशोधन करके हम बदल देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो भारत में यानी भारत के संविधान में 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। भाई मौलिक अधिकार था, तो उसे क्यों हटाया गया? आखिर क्या कारण था? तो देखिए, संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। संविधान का कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन था, जो कि हुआ था 1978 यानी 1978 में 44वें संशोधन के दौरान इस अधिकार को हटा दिया गया था। अब हटाने का कारण क्या था? तो देखो, जितने भी जमींदार लोग थे, अब आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब, अमीर, कुलीन, जो भी है ना, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो जो हमारे उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग वाले जमींदार जिसे हम बोलते हैं, तो जमींदार जो थे उनके पास जमीन ज्यादा थी और जो हमारे गरीब भाई बहन थे उनके पास कम है। तो इसको लेकर क्या किया गया कि इसमें हटा दिया गया इसको, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो भाई लोग बहुत सारे जमीन को दबा के बैठे थे और जो यहाँ पे श्रमिक लोग थे उनके पास जमीनें नहीं थी। तो जब उनकी जमीन छीनकर, जमींदारों की जमीन छीनकर जब गरीबों को दिया जाने लगा, तो जो जमींदार थे वो कोर्ट में चले गए, भाई हमारा संपत्ति का अधिकार है, हमें संपत्ति रखने का अधिकार है, हमारी जमीनें क्यों छीनी जा रही है? और सही बात है भाई, जब संपत्ति का अधिकार है तो हमें संपत्ति रखना जरूरी है, हमारा कोई अधिकार छीन नहीं सकता। तो भाई इस चीज को फैसला लेकर कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि आपके 5 व्यक्ति की वजह से अगर लाखों करोड़ों व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो उसके हित में यह अधिकार जाएगा। तो अब आप 5 लोग जमीन दबा के बैठे हो और वहां करोड़ों लोग मर रहे हैं, तो क्या होगा? सरकार किसके पक्ष में जाएगी? जो करोड़ों लोग मर रहे हैं उनके पक्ष में जाएगी। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको अनुच्छेद 300 क के तहत हटा दिया गया है, यानी ठीक है। और हम ये कब हटा गया था? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में और भूमि सुधार कानून के दौरान। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के प्रकार। देखिए, मेन पॉइंट है ये, मौलिक अधिकार के प्रकार, यानी संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं? तो 7 थे, एक तो हट गया संपत्ति का अधिकार, अब बचे 6। तो देखिए, मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार का, वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। कितने से? मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 29 एवं 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और अनुच्छेद 31 में भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले समानता का अधिकार। देखिए, तो समानता का मतलब क्या होता है? कि समानता का मतलब होता है कि हमें सभी चीजें समान, जो भी कार्य सभी को समान रूप से मिले, जो भी अधिकार सभी को समान रूप से मिले, उसे समानता का अधिकार कहते हैं। ओके, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बताया गया है कि विधि के अंतर्गत सभी को समानता, विधि मतलब कानून, कि कानून के दौरान सभी, कानून में जितने भी अधिकार हैं वो सभी को समान रूप से मिले, यानी कानून सभी के खिलाफ समान कार्रवाई करेगा और जितने भी
अधिकार हैं वो सभी को समान रूप से प्रदान करेगा। अब उदाहरण के लिए कि आप कोई गलती किए हैं, आप अमीर व्यक्ति हैं और गरीब व्यक्ति कोई गलती नहीं किया है, तो उसको सजा मिल जाए गरीब व्यक्ति को, ऐसा नहीं है। अगर गलत आप हैं तो अमीर व्यक्ति जो होगा उसे सजा मिलेगी, ना कि गरीब व्यक्ति को। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15। तो देखिए, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जाति, मूल, वंश, लिंग, धर्म, आधार, इन सब के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस चीज का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 15 में कि यानी धार्मिक समानता का अधिकार है सभी को, कि चाहे कोई भी किसी धर्म में है या किसी लिंग का है, किसी जाति का है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। अब उदाहरण के लिए आप चमार जाति के हैं या हरिजन अक्सर बोलते हैं, लेकिन अक्सर लोग बोल देते हैं चमार। तो चमार क्या छोटा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि किसी के माथे पे या कहीं भी जाति लिखी नहीं गई है, तो इसीलिए आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं अनुच्छेद 16, यानी आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिया गया है कि लोक नियोजन के तहत सभी को समान अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन के तहत सभी को समान अवसर की समानता, यानी इसके अंतर्गत ये आएगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं या लोगों की जो योजनाएं हैं, जो नौकरी है, उसमें सभी को समान अवसर की समानता मिले। तो देखिए, यहाँ पे एक अपवाद भी है, जैसे SC ST या OBC, यानी जिसे हम बोलते हैं पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति जनजाति, इनको कुछ आरक्षण मिला गया है। तो ऐसा क्यों भाई? अब आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि नौकरी हो चाहे कुछ भी योजना है गवर्नमेंट की, उसमें सभी को समान अधिकार है, सभी को समानता है कि सभी को समान मिले आरक्षण। तो ऐसा क्यों होता है? सभी को एक तरफ आरक्षण की बात हो रही है और एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि समान अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राचीन काल में जब होता था कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग थे, यानी जो दलित वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के हम जिसे बोल सकते हैं लोग थे, उन्हें सदियों से दबाया जा रहा था। ठीक है, उनके ऊपर जो जमींदार लोग थे, जो उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग के लोग जो थे, वो शासन कर रहे थे। तो इसके कारण जो हमारे निम्न वर्ग के भाई बंधु थे, उन्हें दबा लिया गया था और वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते चले गए थे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 के तहत उपाधियों का अवमूल्यन। ठीक है, आप सेना और विद्या के अलावा किसी को कुछ उपाधि प्रदान नहीं कर सकते। देखिए, जैसे सरकार देती थी किसी को परमवीर चक्र, ठीक है, भारत रत्न, पद्मश्री नाम के आगे लगा सकते हैं ना, डॉक्टर वगैरह, तो ये सब सिर्फ लगा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर सेना के क्षेत्र में हो। उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, लेकिन कोई भी, अब आप एक श्रमिक भाई व्यक्ति हैं, अब आप चाहे कि हम डॉक्टर लगा ले, तो ऐसा नहीं लगा सकते। ओके, तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत छुआछूत का अंत। देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था, यह आज भी थोड़ा बहुत होता आ रहा है कि लोग जाति पाति का ज्यादा ध्यान रखते हैं, कि जैसे कोई नीची जाति का है, अगर आपके घर में खाना खा लिया भाई, तो वो बोलते हैं कि छू दिया, अब हम खाना नहीं खाएंगे, या इस चापाकल पे पानी पिया है तो इसको पहले धुलो तब पानी पिएंगे। ये तो इसका अंत किया गया अनुच्छेद 18 के तहत, कि कहा गया कि यदि आप किसी के प्रति छुआछूत का भेदभाव का वो रखते हैं, अवधारणा रखते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका समानता का अधिकार। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है कि आप अपनी बात को सुचारू रूप से कहीं भी किसी के पास रख सकते हैं। ओके, अब स्वतंत्रता का मतलब तो आप जानते ही हैं कि अब स्वतंत्रता का मतलब है कि एकदम हम स्वतंत्र हैं, ये नहीं है। अगर स्वतंत्रता को परिभाषित करें, स्वतंत्रता को, तो आप कहें कि भाई एक ऐसा अधिकार हम जिसमें सभी कार्य अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, स्वतंत्र किसी भी कार्य को जो स्वतंत्र रूप से, ऐसा कार्य जिसे स्वतंत्र रूप से किया जा सके, उसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा गलत होगा। देखिए, क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु इतना नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। स्वतंत्रता को अगर हम स्वतंत्रता का अर्थ बात करें, तो स्वतंत्रता का अर्थ होगा न्यायोचित प्रतिबंध। देखिए, स्वतंत्रता तो है हमें,
लेकिन हमें कुछ न्यायोचित प्रतिबंध भी होने चाहिए जिससे कि हम अपना विकास सही से कर सकें और किसी का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि न्यायोचित प्रतिबंध यानी आप बोल रहे हैं और आपके बोलने से किसी को ठेस पहुंच रहा है या किसी के खिलाफ आप गलत बोल रहे हैं, तो ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है, ये आपकी गलत पॉइंट हो जाएगा आपका और आपके खिलाफ ऐसे कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए हम स्वतंत्रता को अगर परिभाषित करें तो इसका सही शब्द होगा न्यायोचित प्रतिबंध। अच्छा, कहीं भी हमें इकट्ठा होने का अधिकार है बिना हथियार के। अगर आप बिना हथियार के कोई भी शांतिपूर्ण सभा करना चाहते हैं तो आपका अधिकार है कि आप अपने एक मीटिंग बैठाइए और आप अपनी बात को सुचारू रूप से रखें। अच्छा, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हमें, हमारे देश में कहीं भी आने जाने की, यानी अगर आप किसी भी देश में निवास करते हैं तो आपको वहां आने जाने की स्वतंत्रता है। अच्छा, अब इसमें आते हैं हम व्यापार की स्वतंत्रता। अब देखिए, व्यापार की स्वतंत्रता तो है, हम जैसा चाहे वैसा व्यापार नहीं कर सकते हैं। अब कोई कानूनी रूप से गैर कानूनी व्यापार करेंगे तो उसके खिलाफ आपकी कार्रवाई हो। अब जैसे आप चर्स, हेरोइन, गांजा ये सब बेच रहे हैं तो आपके पास यदि लाइसेंस नहीं है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत किया गया है कि अपराधों की दो सिद्धि संरक्षण। देखिए, इसके अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि यदि आप अपराधी हैं, ठीक है, तो आप अपने ही स्वयं गवाही के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि हाँ आप अपराधी हैं और आपको पकड़ा गया है तो आप अपने गवाही के लिए दूसरों को भाई मजबूर करें कि भाई आप हमारे खिलाफ गवाही दे दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो ऐसा है। अब अनुच्छेद 21 के तहत जीने की स्वतंत्रता। जी हाँ, आपको अपने जीने की स्वतंत्रता है। यदि आपके खिलाफ कोई गलत कार्य करता है या गलत कुछ बोलता है या आपको गाली गलौज करता है तो आप इस बात को कोर्ट में ले जाकर रख सकते हैं। और आपके ऊपर कोई हमला करने का प्रयास करता है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अपराध निरोध संरक्षण। ठीक है, तो कुछ दशाओं में अपराध निरोध, कुछ दशाओं में अपराध निरोध आरक्षण। इसके अंतर्गत यह किया गया है कि आप यदि अपराधी हैं तो आपको जानने का अधिकार है कि हम क्यों अपराधी हैं पहले, और आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करती है, आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो आप ये भी जान सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। आपको पूछने का अधिकार है। आप पूछते हैं तो आपको फौरन 24 घंटे के अंदर आपके नजदीकी जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएम, तो डीएम के पास आपको ले जाया जा सकता है और वहां आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण है। तो ये आता है अनुच्छेद 22 के तहत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, इसके अंतर्गत शोषण, देखिए आप किसी से श्रमिक कार्य नहीं करा सकते और किसी श्रमिक को आप जबरदस्ती श्रमिक के काम में नहीं लगा सकते। अच्छा, और इसमें बाल मजदूरी नहीं करा सकते। जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनसे बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती, पत्थर नहीं तोड़ सकते है ना, और बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करा सकते। हाँ देखिए, बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि आप मजदूरी के लिए ले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद साल भर के लिए 2 साल के लिए आप फिक्स कर लेते हैं भाई, ना तो उसे अपने घरों से निकलने देते हैं ना कुछ करने देते हैं, बस सिर्फ काम करवाते रहते हैं। तो ये आता है बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत। अच्छा, आप दास प्रथा का अंत हो जाएगा, दास प्रथा का प्रारंभ अब नहीं करेंगे इसके अंतर्गत, यानी मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, है ना। पहले लोगों को दास बना के खरीद के लाया जाता था अपने काम करवाने के लिए, तो अब इसका क्या हो सकता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको अनुच्छेद 25 से 28 के तहत रखा गया है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत यह आता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल राइट है, हम अपने धर्म को अपने तरीके से मान सकते हैं। यदि कहे कि नहीं आपका यह धर्म है तो आप इस तरीके से मानो, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जैसे चाहें वैसे अपने धर्म को मान सकते हैं। अच्छा, धार्मिक क्रिया करने का अधिकार। देखिए, अब
विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरह से लोग क्रियाकांड कर्मकांड करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में लोगों को जलाया जाता है और वहीं मुस्लिम धर्म में लोगों को दफनाया जाता है। और हाँ, पूजा अर्चना करने का अधिकार, देखिए आप अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि धार्मिक प्रचार